नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की हेडलाइंस क्या हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मना वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत को याद करना है मकसद। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेपाल के नए प्रधानमंत्री की हुई नियुक्ति। सत्ता में आए पुष्पकमल दहल। बफर स्टेट की भूमिका में है नेपाल। और सीपीएसई को लेकर कैग का बड़ा खुलासा। कॉरपोरेट गवर्नेंस की पाई गई कमी। ओईसीडी ने दिए हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत। चलिए, खबरों की शुरुआत करने के पहले एक बार फिर आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आइए शुरू करें। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस के मौके पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। गौरतलब है कि इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को सिख गुरु गोविंद सिंह के बेटों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहादत दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इन्हें मुगलों के खिलाफ अपने धर्म की रक्षा करते हुए शहादत हासिल हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में हुआ था। इस जगह को वर्तमान में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब के नाम से जानते हैं। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे, जिन्हें साल 1675 में इस्लाम न स्वीकार करने के चलते औरंगजेब ने मरवा दिया था। साल 1676 में गुरु गोविंद सिंह को सिखों के 10वें गुरु के रूप में घोषित किया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का स्थायी गुरु घोषित किया था। इन्हें सहजधारी सिख भी कहते हैं। खालसा पंथ में प्रवेश पाने वाले पहले 5 लोगों को पंज प्यारे कहा गया। इन्हीं पंज प्यारों में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ में प्रवेश किया था। हाल ही में कैग की एक रिपोर्ट ने सीपीएसई यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के बारे में खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सीपीएसई कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट से कुछ अन्य मुद्दे भी सामने आए। 32 सीपीएसई ऐसे हैं जिनमें बोर्ड स्ट्रेंथ के मुकाबले 50% से कम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। 37 सीपीएसई में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, लेकिन बोर्ड में विमेन डायरेक्टर्स नहीं हैं। 17 सीपीएसई ऐसे भी हैं जहां पर डायरेक्टर्स का कोरम पूरा नहीं होता। गौरतलब है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस नियमों, प्रक्रियाओं और कानूनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके जरिए बिजनेस को ऑपरेट और नियमन किया जाता है। सेबी के मुताबिक ये ऐसा बिजनेस कंडक्ट टूल है जिससे कंपनी के प्रबंधन में निजी और कॉरपोरेट फंड्स के बीच अंतर किया जाता है। यह आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। साल 1990 में ब्रिटेन में कैडबरी समिति का गठन किया गया था, जिसने कॉरपोरेट गवर्नेंस को लागू करने के मकसद से कुछ सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों के आधार पर ओईसीडी देशों ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर कुछ सिद्धांत जारी किए थे, जिन्हें कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए इंटरनेशनल बेंचमार्क माना जाता है। इनमें शेयरधारकों के अधिकारों का सिद्धांत, साझेदारों की भूमिका का सिद्धांत, समतामूलक व्यवहार का सिद्धांत, पारदर्शिता का सिद्धांत, निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत और नैतिक व्यवहार का सिद्धांत शामिल हैं। भारत में कंपनीज एक्ट 2013 कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क मुहैया कराता है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टेड कंपनीज में कॉरपोरेट गवर्नेंस की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। सीपीएसईज के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित गाइडलाइंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जारी करता है। इजराइल स्थित तेल सफ में 7200 साल पुराना कॉटन फाइबर हासिल हुआ है। इसे नीले रंग से रंगा गया है। इस कॉटन फाइबर का ओरिजिन सिंधु घाटी सभ्यता से बताया जा रहा है। ये जानकारी फ्रंटियर्स ऑफ प्लांट साइंस में छपी है। इसके मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता में कॉटन की मौजूदगी काफी पुरानी हो सकती है। साथ ही नीले रंग में रंगा होना सामाजिक ढांचे की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। कॉटन यानी कपास को उगाने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए प्राचीन काल में सिंधु और नील जैसी नदियों के किनारों पर इसका उत्पादन किया गया। तेल सफ जॉर्डन वैली में स्थित एक नियोलिथिक सेटलमेंट है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में स्थित इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यूरोपियन देश इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट कंट्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
इजराइल इकलौता देश है जहां पर बहुसंख्यक यहूदी जनसंख्या पाई जाती है। इजराइल अपनी सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट से साझा करता है। इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से सीमा साझा करता है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के तट से सटा हुआ क्षेत्र है। गोलन हाइट्स इजराइल और सीरिया के बीच विवादित क्षेत्र है। 1981 में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इजराइल के इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली। जॉर्डन नदी इजराइल और जॉर्डन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में पूछे गए एक सवाल पर गौर करते हैं। सवाल पूछा गया था, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? मध्य एशिया, मध्य पूर्व या फिर मिडिल ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया या फिर मध्य अफ्रीका। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने पुष्प कमल दहल को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये नियुक्ति नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत की गई है। गौरतलब है कि नेपाल में नए संविधान को साल 2015 में अपनाया गया था। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है। यह अपनी सीमा भारत के राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से साझा करता है। इसके अलावा नेपाल तिब्बत से भी सीमा साझा करता है। नेपाल भारत और चीन के बीच बफर स्टेट का काम करता है। यहाँ के 81% जनसंख्या हिंदू है, इसलिए नेपाल के राजनेता इसे हिंदू राज्य घोषित करने की मांग भी करते रहे हैं। हालांकि नेपाल का संविधान इसे सेकुलर स्टेट घोषित करता है। नेपाल अपने पशुपतिनाथ और माया देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाने वाले गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में ही स्थित है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, ब्रिटेन की कैडबरी समिति संबंधित है कॉरपोरेट गवर्नेंस, गरीबी, बेरोजगारी या फिर जलवायु परिवर्तन से। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के 10वें गुरु की जन्मस्थली पटना में स्थित है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक साहिब जी ने की थी। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, खबरों में रहा पद TVS-2M संबंधित है सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, तरंग ऊर्जा से या फिर नाभिकीय ऊर्जा से। सही जवाब है विकल्प डी, नाभिकीय ऊर्जा। फिर अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को साल 2019 में गठित किया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। कूट की सहायता से बताना था क्या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प सी। तो आज पूछे गए सवालों के जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। इस बुलेटिन को जरूर अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल रात 9 बजे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।